लेकिन मेरे पाकिस्तानियों ये तो चल रहा है और मैं आपको सुनवाता हूँ। खबर ये आ रही है, भारत में अचानक 20 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अचानक आ पहुंचे हैं, जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त हिलाकर रख दिया। उसमें पाकिस्तान को दावतनामा नहीं दिया गया। मैम सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर सकते। और अब जो दिख रहा है वो एक अलग ही इंडिया है। ऑफ कोर्स इंडिया जो है बाय 2027 150 वेल्स डिग कर रहा है इन दैट एरिया। लेकिन इंटरनेशनली बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, मेजर डेवलपमेंट हो गई। इंडिया एक वक्त में तो हमारा ही हिस्सा रहा है, तो उनकी कामयाबी में भी हमें खुशी होती है। किस तरह से इंडिया 90s में चेंज हुआ और फिर भरमार हो गई पैसे की। आपको पाकिस्तान की अशराफिया और इंडिया की अशराफिया में क्या फर्क नजर आता है? इसमें अप टू 55 कंट्रीज इनवाइटेड हैं। थोड़े कम हो सकते हैं लेकिन अप टू 55 कंट्रीज का जिक्र हो रहा है। उसमें पाकिस्तान अभी तक मदऊ नहीं है। ऐसे में सवाल यही सामने आ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में दुनिया के देशों के नेताओं का जुटान भारत में आखिरकार क्यों हो रहा है? और दूसरी तरफ है कि आतंकियों का समिट कराने वाला पाकिस्तान, जिसके लिए भारत ने दरवाजे बंद कर दिए और अब इस्लामाबाद भीख मांग रहा है कि भारत के समिट में आने के लिए उसे भी निमंत्रण दे दिया जाए। फालतू बातें करवा लो इनसे, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, खुद तस्लीम नहीं कर रहे। हमारे जो अंदर कमियां, हम खुद उसको दूर करेंगे ही, तब भी हम जाकर कुछ कर पाएंगे दुनिया में, हम अपना नाम बना पाएंगे। मुझे बताएं कि इस वक्त इंडिया की जो इकॉनमी है, आप उसको किस तरह से इमर्ज होते हुए देखते हैं। आपने 90s में हम देखें तो इंडिया का बहुत बुरा हाल था, पाकिस्तान वाला हाल था, लेकिन वही डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पूरी की पूरी सब कुछ चेंज करके रख दिया। कि जिस तरीके से इस वक्त दुनिया के कई देशों में तनाव चल रहा है, उसी बीच इतनी बड़ी संख्या में दुनिया के कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष का भारत में आ पहुंचना, इसने हर तरफ तहलका मचाकर रख दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया की इस कामयाबी पर क्या कहेंगे? पाकिस्तान जो पिछले साल 1.5 साल से ट्रंप को जा के बक्से दिखा रहा है कि देखिए हमारे मादनियात हैं, ले लो, सेल लगी हुई है, ले लो। राइट नाउ विद डेमोक्रेसी एंड विच इज़ मतलब चाइना में तो आप जब भी मैं कहता हूँ इंडिया इज़ मोर सस्टेनेबल देन चाइना इन टर्म्स, बिकॉज एवरीथिंग व्हाट इंडिया हैज़ डन इज़ ऑर्गेनिकली विद डेमोक्रेसी, जो उसके मुश्किल। चाइना तो एक डिक्टेटरशिप है। दरअसल बता दें कि ये कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं है, ये है भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई का मंच, जहां हथियार नहीं, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत तय करेगी आने वाला कल। लेकिन फिलहाल तो हम बहुत पीछे हैं और इसकी जो एक मेन वजह है वो ये है कि इंडिया ने हमसे 20-30 साल पहले स्टार्ट कर लिया। उन्होंने आईटी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ आईटी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना कंट्री के अंदर एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स वहाँ पे आ गई। मेरे ख्याल से कंपैरिजन जो है वो बनता ही नहीं है, वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। इवन कि वो अपना कंपैरिजन अब यूरोप के साथ कर रहे हैं। हम लोग इसी काबिल हैं, शहबाज शरीफ हमारा हुक्मरान रहे, जरदारी हमारा हुक्मरान रहे, शेख रशीद साहब हमारे हुक्मरान रहे, इन्हीं के साथ हमने घूमते रहना है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक टेक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये वैश्विक पावर शिफ्ट का संकेत है। इस समिट में 20 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति खुद शामिल हो रहे हैं। हमारा चाहे सिक्योरिटी के मामलात हों, पॉलिटिकल हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह का नहीं है कि जो बड़ी कंपनीज हैं दुनिया की वो यहाँ पे आए। सही। उनको जो बड़ा बेनिफिट था कि इस वक्त भी गूगल के हजारों लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनके बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, एप्पल का स्टोर है, एप्पल का है, इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। वेल डन इंडिया, शायद अनकरीब पाकिस्तानियों को भी थोड़ा सा असर हो जाए और हम लोग भी कुछ ऐसा करना शुरू कर दें, बट अनकरीब तो नज़र नहीं आ रहा, बट होप फॉर द बेस्ट। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंडिया एक वक्त में तो हमारा ही हिस्सा रहा है, तो उनकी कामयाबी में भी हमें खुशी होती है। हम उनसे भी सीखते हैं उसी तरह जिस तरह हम बाकी कंट्री से सीखते हैं। तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि अगर पाकिस्तान भी उनको देख के कुछ सीख ले तो आई थिंक कि हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा। साथ ही 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेशन भी इस समिट में मौजूद होंगे। 600 से ज्यादा स्टार्टअप इस समिट में आएंगे और भागीदारी लेंगे, और 400 से ज्यादा एआई प्रोजेक्ट्स की भव्य प्रदर्शनी इस एआई समिट में होने वाली है। दुनिया के बड़े बड़े देशों को अब एक बात समझ आ गई है, एआई का अगला सुपर पावर अगर कोई है तो भारत है। और ये बात कोई लोकल नेता नहीं कह रहा है, ये बात कह रहे हैं ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन। Would help them, but India has so much diversification within its economy right now. Apart from IT sector तो चल ही रहा है। I think lot of
lot of companies from China would now move to India in terms of manufacturing. उनको एक्सपोजर मिलता है, उनको उन कंपनीज के अंदर काम करने का मौका मिलता है, जिससे उनकी ट्रेनिंग भी होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो भी होती है, उनको कॉन्फिडेंस भी आता है। हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि इस तरह की कंपनीज नहीं आई, और एक तो हमने स्टार्ट भी बहुत लेट किया, और बाकी कुछ फैक्टर्स की वजह से इस तरह की कंपनीज अभी तक भी यहाँ पे नहीं है। अभी तक भी हमारे यहाँ पेपाल का हमें बताया गया था कि शायद स्टार्ट होगा, अभी तक नहीं हुआ। अमेजोन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, और भी जो जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करती चीज़ों पे। तो उसमें इंडियन इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग एट 7%, क्लोज टू 7.5% एवरी ईयर। एंड अभी से मेरा सवाल ये है कि इससे पाकिस्तान के लिए क्या लेसन है? अच्छा, इंडियन आईटी की अगर बात करें तो वो 300 बिलियन रुपीज़ उनकी मंथली है या ईयरली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आईटी इंडस्ट्री इंडिया की इतनी ज़्यादा आगे क्यों है? उसकी कोई रीज़न? और पाकिस्तान इंडस्ट्री आप देखेंगे इन फ्यूचर क्या उसे बीट कर सकेगी? देखें, बीट कर सकना तो ये तो भी फ्यूचर बताएगा। अगर आप किसी भी चीज़ पे मेहनत करें और फोकस कर लें तो डेफिनेटली आप compete कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय भारत में 1-2 नहीं बल्कि 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दोस्तों, ये पहली बार है जब भारत एआई जैसी टेक्नोलॉजी के लिए इतना बड़ा ग्लोबल मंच का आयोजन कर रहा है और दुनिया को दिखा रहा है कि भारत अब एआई टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में दुनिया की सुपर पावर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। भारत में हो रहे इस ग्लोबल समिट की चर्चा पाकिस्तान और चीन में भी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये दोनों ही देश भारत के कट्टर दुश्मन है, जो नहीं चाहते कि भारत एआई की इस रेस में खुद को आगे ले जाए। यही नहीं दोस्तों, अब तो खुलकर पाकिस्तानी मीडिया भारत की तारीफ करते नहीं तक रहा है कि एक समय था जब भारत भी हमारी तरह हुआ करता था, लेकिन भारत ने एजुकेशन के दम पर खुद को इतना आगे बढ़ाया, जबकि पाकिस्तानी अब भी मदरसे की शिक्षा ले रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी अब खुद बोल रहे हैं कि भारत ने एजुकेशन को महत्व दिया, इसलिए भारत आज इतना आगे, जबकि हम लोगों ने धर्म को प्राथमिकता दी, और इसीलिए आज भारत में वैज्ञानिक और इनोवेटर्स पैदा होते हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान में आतंकवादी। जो बड़ा फैक्टर है वो हमारे पॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसिस हैं, इंस्टेबिलिटी है, वो जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा बड़े फैक्टर्स हैं। यहाँ पे इस तरह के लोग हैं जो वो काम कर सकते हैं, टेक्निकली इस तरह के लोग हैं जो उस तरह का काम कर सकते हो। पाकिस्तान के लिए लेसन्स जो है वो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिया सबसे बड़ा हमारा जो लेसन था जिसे हमें सीखना चाहिए था, जो खैर पुरानी बात हो गई कि इंडिया मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन अर्ली ऑन, दे मेड लैंड रिफॉर्म्स, दे वर नॉट नॉन अलाइंड कंट्री, they have not relied on imported products to start with. जो शुरू में था, बाद में उनकी जो लिबरलाइजेशन हुई, फिर भी इंडिया हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बेस, एजुकेशन सेक्टर में इंडिया बहुत आगे। हम लोग इंडिया से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये सीख सकते हैं कि